चंद्रकांता के 14वें अंक के साथ आज हम फिर से उपस्थित हैं। पिछले अंक में आपने सुना महाराज शिवदत्त के साथ चंद्रकांता और चपला को प्रेम में पड़ा हुआ देखकर कैद में बैठे वीरेंद्र सिंह अपना आपा खो देते हैं। हथकड़ियाँ तोड़कर वो चपला और चंद्रकांता के धड़ सर से अलग कर देते हैं। इतने में ही तेज सिंह और देवी सिंह वहां पहुंचते हैं और महाराज शिवदत्त को गठरी बनाकर वहां से निकल जाते हैं। पंडित जगन्नाथ उस जंगल में इन लोगों को मिलते हैं और पंडित जगन्नाथ इनके साथ हो जाते हैं। पंडित जगन्नाथ सारा रहस्य खोलते हैं कि चंद्रकांता और चपला दरअसल चंद्रकांता और चपला नहीं हैं, बल्कि वो दोनों अय्यार भगवान दत्त और घसीटा सिंह थे, जिनकी की कुमार ने हत्या कर दी है। चंद्रकांता और चपला न जाने कहाँ और कैसे गायब हो चुके हैं। वो इस वक्त कहाँ हैं, इस बात का अंदाज़ा महाराज शिवदत्त या उनके अय्यारों को भी नहीं है। महाराज शिवदत्त की महारानी भी उस खोह से कहाँ चली गई जहाँ उनको तेज सिंह छोड़ कर आए थे, ये कोई नहीं जानता। इधर हमें देखने को मिलता है कि चंद्रकांता और चपला उन सैनिकों को मार कर भाग गई हैं और जंगल में भटक रही हैं विजयगढ़ का रास्ता ढूंढने के लिए। आइए अब सुनते हैं आगे का हाल। चपला खाने के लिए कुछ फल तोड़ने चली गई। चंद्रकांता अकेली बैठी बैठी घबरा रही थी। चपला और चंद्रकांता दोनों वहां से उठी, नाले के ऊपर इधर उधर घूमने लगी। दिन दोपहर से ज्यादा ढल चुका था। पेड़ों की छाह में घूमती, जंगली बेरों को तोड़ती खाती वे दोनों एक टूटे फूटे उजाड़ मकान के करीब जा पहुंची। देखने से मालूम होता था ये कोई पुराना महल है जो अब टूट फूट गया है। चपला ने कुमारी चंद्रकांता से कहा, तुम मकान के टूटे दरवाजे पर बैठो, मैं फल तोड़ कर लाती हूँ। इसी जगह बैठकर दोनों खाएंगे और फिर घुसकर देखेंगे इस खंडहर में क्या है। जब तक विजयगढ़ का रास्ता न मिले, ये खंडहर हम लोगों के रहने के लिए अच्छी जगह है, इसमें गुजारा कर सकते हैं। कोई मुसाफिर या चरवाहा इधर से निकलेगा तो विजयगढ़ का रास्ता पूछेंगे। कुमारी ने कहा, ठीक है, मैं इस जगह बैठती हूँ, तुम फल तोड़ो लेकिन दूर मत जाना। चपला ने कहा, मैं दूर नहीं जाऊंगी, इसी जगह तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगी। कहकर चपला फल तोड़ने चली गई। इधर चंद्रकांता अकेली बैठी बैठी घबरा उठी, मन में सोचने लगी, जब तक चपला फल तोड़ती है इस खंडहर की सैर कर लेती हूँ। देखने से मालूम होता था कि खंडहर किसी समय में अपना कोई सानी न रखता होगा। कुमारी चंद्रकांता वहां से उठकर अंदर गई थी तो देखा इस खंडहर का फाटक दुरुस्त और मजबूत था। कुमारी ने अंदर जाकर देखा, बड़ा भारी चौखूटा मकान था। बीच की इमारत टूटी फूटी थी मगर हाथा चारों ओर का दुरुस्त था। आगे बढ़ी एक दालान था जिसकी छत गिरी हुई थी पर खंबे खड़े थे। बीच में एक मैदान दिखा जिसे देखकर पता चलता था कि ये पहले बगीचा था, क्योंकि अब तक संगमरमर की क्यारियां बनी हुई थी जिसमें से छोटी छोटी नहरें निकली थी। शायद ये छिड़काव के लिए बनाई गई होंगी। बहुत से फव्वारे भी दिखाई पड़ते थे मगर उन सब पर मिट्टी की चादर पड़ गई थी। खंडहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर का बगुला बना हुआ था जिसे देखने के लिए कुमारी उसके पास चली गई। उसकी सफाई और कारीगरी देखकर उसे बनाने वालों की तारीफ करने लगी। बगुला सफेद संगमरमर का बना हुआ था। काले पत्थर के कमर बराबर ऊंचे और मोटे खंबे पर बैठा हुआ था। उसके पैर नहीं दिख रहे थे। यही मालूम होता था कि इस पर पेट सटाकर बैठा हुआ है। कम से कम 15 हाथ के घेरे में उसका पेट रहा होगा। लंबी चोंच, बाल और उस पर ऐसी कारीगरी के साथ बने हुए थे कि बार बार बनाने वाले कारीगर की तारीफ मुंह से निकलती थी। जैसे ही वो पास गई, बगुले ने अपना मुंह खोल दिया। चंद्रकांता देख के घबरा गई, लेकिन कुमारी को चपला ने बहुत ढीठ बना दिया था। जब कभी भी जिक्र आता तो चपला कहती कि दुनिया में भूत प्रेत कुछ नहीं है, जादू मंत्र का खेल है सब, जो कुछ है अय्यारी है। जब बगुले को पर फैलाते देखा तो कुमारी उसके पीछे हो गई। बगुले के पीछे की तरफ एक पत्थर जमीन में लगा था जिस पर कुमारी ने पैर ही रखा था कि बगुला एक दफा हिला और जल्दी से घूमकर अपनी चोंच से कुमारी को उठाकर निकल गया और फिर घूमकर अपने ठिकाने पर हो गया। पंख समेट लिए, मुंह बंद कर लिया। थोड़ी ही देर में चपला फलों से झोली भरे हुए पहुंची। देखा तो चंद्रकांता नहीं है। इधर उधर निगाह दौड़ाई, कहीं नहीं मिली।
इस टूटे खंडहर में तो नहीं गई, ये सोचकर वो खंडहर के अंदर चली गई। कुमारी तो बेधड़क उस खंडहर में चली गई थी, मगर चपला रुकती हुई चारों तरफ निगाह दौड़ाती एक एक चीज को समझते हुए अंदर जा रही थी। फाटक के अंदर घुसते ही दोनों बगल 2 दालान दिखाई पड़े। चपला ने ताज्जुब से दालान की मूर्तियों को देखा। कोई भी उसमें पूरे शरीर की नजर नहीं आई। किसी का सिर नहीं था, किसी की टांग नहीं, किसी का हाथ कटा था, किसी का धड़ नहीं था। सूरत भी इन मूर्तियों की अजब डरावनी थी। आगे बढ़ी, बड़े बड़े मिट्टी के पत्थर के ढेर जिनमें जंगली पेड़ लगे हुए थे, लांघती हुई मैदान में पहुंच गई। बहुत दूर से वो बगुला दिखाई पड़ा जिसके पेट में कुमारी घुस चुकी थी। सब जगह को देखना छोड़कर चपला बगुले के पास धड़धड़ाती हुई पहुंची। उसने मुंह खोल दिया। चपला को ताज्जुब हुआ, वो पीछे हट गई। बगुले ने मुंह बंद कर लिया। सोचने लगी, अब क्या करना चाहिए? ये कोई बड़ी भारी अय्यारी है, क्या भेद है इसका पता लगाना चाहिए, मगर पहले कुमारी को खोजना होगा। खंडहर कोई पुराना तिलिस्म मालूम होता है, ऐसा ना हो कुमारी फंस गई हो। ये सोचकर उस जगह से हटी और दूसरी तरफ खोजने लगी। कई दालान और कोठरियां टूटी फूटी थीं, कई साबूत थीं। एक तरफ से देखना शुरू किया। पहले एक दालान में पहुंची। कई 100 गज लंबे दालान थे। किसी की छत टूटी थी, किसी के खंभे टूटे हुए थे। बीच में मिट्टी चूने का ढेर पड़ा था। इधर उधर बहुत सी हड्डियां पड़ी हुई थी। मकड़ी के जाले लगे थे। मिट्टी के ढेर के बीच में से बहुत से छोटे छोटे पीपल के पेड़ निकले हुए थे। दालान की एक तरफ छोटी सी कोठरी नजर आई, जिसके अंदर पहुंचने पर देखा एक कुआं है। इस कुएं के अंदर क्या है? ये कोठरी और जगहों से साफ मालूम होती है, कुआं भी साफ दिख रहा है। क्या है ये? चपला सोचने लगी। अय्यारी के बटुए से काफूर निकाला और टुकड़े जलाकर कुएं में डाल दिए। अंदर पहुंचकर उन जलते हुए काफूरों के टुकड़ों ने खूब रोशनी की। साफ दिख रहा था कि कुआं अंदर बहुत चौड़ा था, साफ था, मगर उसमें पानी नहीं था, बल्कि पानी की जगह एक साफ सफेद बिछावन पड़ी हुई थी। उसके ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी लंबी दाढ़ी लटकती हुई दिखाई पड़ी, गर्दन नीची थी, चेहरा नहीं मालूम होता था। सामने चौकी थी जिस पर रंग बिरंगे फूल पड़े थे। चपला ये तमाशा देख के डर गई, लेकिन अपने आप को संभाला। अकल काम नहीं कर रही थी। काफूर के जलते हुए टुकड़े बुझ गए थे। कुएं के अंदर फिर अंधेरा हो गया था। उस कोठरी में से एक दूसरे दालान में जाने का रास्ता था। चपला दूसरे दालान में पहुंची। वहां इससे भी ज्यादा दहलाने और डराने वाला तमाशा था। कूड़ा करकट हड्डी और गंदगी में ये दालान उस पहले दालान से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ा था। एक साबूत पंजर भी पड़ा हुआ था जो शायद गधे या टट्टू का था। उन सभी के बगल से लांघती हुई चपला बीचों बीच दालान में पहुंच गई। एक चबूतरा संगमरमर का 6 फीट का था, जिस पर चढ़ने के लिए खूबसूरत 9 सीढ़ियां बनी हुई थी। ऊपर उसके एक आदमी चौकी पर लेटा हुआ किताब में कुछ पढ़ रहा था, मगर ऊंचा होने के कारण साफ न दिखाई पड़ा। इस चबूतरे पे चढ़े या ना चढ़े, चढ़ने से कोई आफत तो नहीं आएगी। भला सीढ़ी पर एक पैर रख कर देखूं तो सही। ये सोचकर चपला ने सीढ़ी पर पैर रखा। पैर रखते ही बड़े जोर की आवाज हुई और संदूक के पल्ले की तरह खुलकर सीढ़ी के ऊपर वाले पत्थर ने चपला के पैर को जोर से फेंक दिया। धमक और झटके के साथ वो जमीन पर गिर पड़ी। संभल कर खड़ी हुई देखा तो वो सीढ़ी का पत्थर जो संदूक के पल्ले की तरह खुल गया था, ज्यों का त्यों बंद हो गया। वह समझ गई कि यह महल किसी अय्यार का बनाया हुआ है। इस मकान में घुसकर इसकी सैर करना कठिन है। जरा भी गलती हुई तो जान चली जाएगी। पर मेरी प्यारी चंद्रकांता कहाँ फंसी हुई हैं? इसका पता लगाना भी तो जरूरी है। चाहे जान ही क्यों न चली जाए, कुमारी को इस खंडहर से बाहर लिए बिना न जाऊंगी। देखूं जरा इस सीढ़ी और चबूतरे पर क्या अय्यारी की गई है। कुछ देर तक सोचने के बाद चपला ने एक 10 सेर का पत्थर सीढ़ी पर रख दिया। जिस तरह पैर को उस सीढ़ी ने फेंका था, इस पत्थर को भी भारी आवाज के साथ फेंक दिया। चपला ने हर सीढ़ी पर पत्थर रख कर देखा, इस सभी में यही हाल था। इस चबूतरे के ऊपर क्या है, इसको जरूर देखना चाहिए। ये सोचकर वो दूसरी तरकीब करने लगी। बहुत से ईंट पत्थर उस चबूतरे के पास जमा किए और उसके ऊपर चढ़कर देखा। संगमरमर की चौकी पर एक आदमी दोनों हाथों में किताब लिए पड़ा है।
उम्र लगभग 30 वर्ष होगी। खूब गौर करने पर पता चला कि ये भी एक पत्थर है। चपला ने एक छोटी सी कंकड़ी उसके मुंह में डाली। या तो पत्थर का पुतला मगर काम था, तो वो पत्थर का पुतला मगर काम उसने आदमी का किया। चपला ने जो कंकड़ी डाली थी उसको एक हाथ से हटा दिया और फिर उसी तरह हाथ अपने ठिकाने पर चला गया। चपला ने एक कंकड़ पैर पर रखा। उसने पैर हिलाकर कंकड़ गिरा दिया। चपला थी तो चालाक और निडर, मगर ये तमाशा देखकर वहां से हट गई। अब दूसरी तरफ देखने लगी। बगल के एक और दालान में पहुंची। देखा बीचों बीच दालान की एक तहखाना है। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं और ऊपर की ओर 2 पल्ले किवाड़े के हैं जो इस समय खुले हुए हैं। चपला सोचने लगी, इसके अंदर जाऊं या ना जाऊं। ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और ये दरवाज़ा बंद हो जाए, मैं इसी में रह जाऊं। मुनासिब है इसको अभी आजमा लूं। उसने सोचा, पहले एक बड़ा सा पत्थर इसके अंदर डालती हूँ, लेकिन अगर आदमी के जाने से दरवाज़ा बंद हो सकता है तो ज़रूर पत्थर के गिरते ही बंद हो जाएगा। तब इसके अंदर जाकर देखना मुश्किल होगा, बल्कि ऐसी कोई तरकीब करनी होगी कि किवाड़ा बंद ना हो पाए। हो सके तो पल्लों को ही तोड़ देना चाहिए। इन सब बातों को सोचकर चपला दरवाजे के पास गई। पहले उसको तोड़ने की कोशिश की मगर न टूटा, क्योंकि उसके पल्ले लोहे के थे, कब्जे उनमें नहीं थे। सिर्फ पल्लों के बीचों बीच एक चूल बनी हुई थी जो ज़मीन के अंदर कहाँ तक थी पता नहीं चलता था। चपला ने अपने कमर से कमंद खोली और चौहरा करके एक सिरा उस किवाड़े के पल्ले में खूब मजबूती के साथ बांध दिया। दूसरा सिरा उस कमंद का उसी दालान के खंभे में जो किवाड़ था पास ही उसमें बांधा। इसके बाद एक ढोंका पत्थर का दूर से उस तहखाने में डाला। इसके साथ ही एक पल्ला बंद हो गया, मगर दूसरा पल्ला चूंकि कमंद से कसा हुआ था वो तोड़ न सका, खिंचा का खिंचा रह गया। चपला ने सोचा, चलो इस कमंद से ये पल्ला बंद नहीं होगा, अब मैं बेखट के इसके अंदर उतर कर देख सकती हूँ कि इसमें क्या है। और चपला तहखाने में उतर गई। इधर विजयगढ़ में चंपा भी बेफिक्र नहीं थी। महारानी से हुक्म लेकर वो भी कुमारी की खोज में निकली हुई थी। जंगल पहाड़ मारी मारी फिरती थी, कुछ पता नहीं चलता। थकी मांदी जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर सोच रही थी, महारानी से वादा करके आई हूँ कि कुंवर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह से बिना मिले या उनसे बिना कोई खबर लिए कुमारी का पता लगाऊंगी, मगर अभी तक कोई उम्मीद पूरी न हुई। बिना काम पूरा किए मैं विजयगढ़ नहीं जाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई चंपा इन बातों पर सोच विचार कर रही थी कि सामने से 4 सिपाही की पोशाक पहने लोग आए। उनके हाथ में तलवार, ढाल और तेगा था। चंपा को देखकर उन्होंने आपस में बात की। चंपा बिल्कुल सुन न सकी, मगर उन लोगों के चेहरों की तरफ गौर से देख रही थी। वे लोग चंपा की तरफ देखते, कभी हंसकर आपस में बातें करते, कभी अपने पैर उठाकर पीछे की तरफ देखते, जिससे मालूम हो रहा था कि वो किसी की राह देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे चंपा के पास पेड़ों की छाया देखकर बैठ गए। चंपा का जी खटक गया। कौन है? मुझे घेर कर क्यों बैठे हैं? इनका क्या इरादा है? ये सोचकर वो उठकर खड़ी हो गई, मगर उन चारों ने न जाने दिया, दौड़कर घेर लिया। कहाँ जाती हो? ठहरो, हमारे मालिक थोड़ी देर में आते हैं, उनके आने तक बैठो। वे आ जाएंगे तो हम लोग तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। खुशी से तुम रहोगी। इस जंगल में क्यों मारी मारी फिरती हो? चंपा ने कहा, नहीं, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे मालिक के आने की राह क्यों देखूं? एक सिपाही ने कहा, नहीं नहीं, जल्दी ना करो, हमारे मालिक को देखोगी तो खुश हो जाओगी। ऐसा खूबसूरत जवान तुमने कभी ना देखा होगा, बल्कि हम तुम्हारी शादी करा देंगे उनसे। चंपा ने कहा, होश में आकर बातें करो, नहीं तो अभी दुरुस्त कर दूंगी। औरत समझकर मेरे ऊपर वार मत कर देना। तुम्हारे जैसे 10 मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चंपा की बात सुनकर उन लोग को अचंभा हुआ। चंपा जाने के लिए आगे बढ़ी तो एक ने हाथ पकड़ लिया। बस फिर क्या था? चंपा ने कमर से खंजर निकाला, बड़ी फुर्ती से 2 को जख्मी किया। बाकी 2 आदमी ने उसका पीछा किया, मगर चंपा को कब पा सकते थे। चंपा भागी तो पर किस्मत ने भागने न दिया। एक पत्थर से ठोकर खाकर जोर से गिर पड़ी। चोट ऐसी थी कि उठ न सकी। तब तक ये दोनों आ पहुंचे। अभी इन लोगों ने कुछ कहा भी नहीं था कि सामने से एक काफिला सौदागरों का आ पहुंचा, जिसमें लगभग 200 आदमी थे। उनके आगे एक बूढ़ा था जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। उम्र लगभग 80 वर्ष की रही होगी। उसने कपड़े बहुत सुंदर पहन रखे थे। ढाल तलवार लगाए, बर्छी हाथ में लिए एक बेशकीमती घोड़े पर सवार था। साथ में एक लड़का था जिसकी उम्र 20 वर्ष से
ज्यादा नहीं रही होगी। खूबसूरती और पोशाक से कोई राजकुमार मालूम होता था। उनके पीछे बहुत से आदमी घोड़े पर सवार और कुछ पैदल थे। कई ऊंटों पर उनका सामान लदा हुआ था। साथ में डोलियां थीं जिसके चारों तरफ बहुत से सैनिक बंदूक लिए चले आ रहे थे। दोनों आदमियों ने जिन्होंने चंपा का पीछा किया था पुकार कर कहा, इस औरत ने हमारे 2 आदमियों को जख्मी किया है। जब तो कोई कुछ कहता, कई आदमियों ने चंपा को घेर लिया, खंजर छीनकर हथकड़ी बेड़ी डाल दी। उन सब का डेरा पड़ गया। एक कपड़े के बने हुए तंबू में कई औरतें कैद की गईं, जो कि उन डोलियों पर थीं जो उनके लश्कर में साथ आ रही थी। चंपा को भी रख दिया गया। सूरज अस्त हो गया। 2 दासियां आईं जिन्होंने उन कैद औरतों से पूछा, तुम लोग बना बनाया खाना खाओगी या खुद बनाओगी? सभी ने कहा, हम बना बनाया खा लेंगे। 2 औरतों ने कहा, हम कुछ नहीं खाएंगे। दासियों ने कहा, देखें कब तक भूखी रहती हो। इन दोनों औरतों में एक बेचारी आफत की मारी चंपा थी और दूसरी एक बहुत ही नाजुक खूबसूरत औरत थी। चंपा उसके पास बैठी हुई थी। चंपा ने अपने बगल में बैठी खूबसूरत नाजुक औरत से बातें करना शुरू किया। पूछा, आप कौन हैं? इन लोगों के हाथ कैसे लग गईं? उस औरत ने कहा, मेरा नाम कलावती है। मैं महाराज शिवदत्त की रानी हूँ। महाराज लड़ाई पर गए हैं। उनके वियोग में जमीन पर सो रही थी। मुझे नहीं मालूम, जब आँख खुली तो अपने को इन लोगों के फंदे में पाया। और क्या कहूँ? तुम कौन हो? चंपा ने कहा, आप चुनारगढ़ की महारानी हैं। इस दशा में विधाता तू धन्य है। मैं क्या बताऊं? जब आप महाराज शिवदत्त की रानी हैं तो कुमारी चंद्रकांता को जरूर जानती होंगी। मैं उन्हीं की सखी हूँ। उन्हीं की खोज में मारी मारी फिर रही थी जब इन लोगों ने पकड़ लिया। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि एक आवाज आई, कौन है? भागा भागा निकल गया। महारानी डरी, पर चंपा को कोई डर न हुआ। बात ही बात में रात बीत गई। दोनों में से किसी को नींद न आई। कुछ दिन निकल आया। चंपा ने महारानी से पूछा, जब से आप इन लोगों के हाथ फंसी हैं, कुछ खाया पिया या नहीं? उन्होंने जवाब दिया, महाराज से मिलने की उम्मीद में जान बचाने के लिए दूसरे या तीसरे दिन कुछ खा लेती हूँ। थोड़ी देर बाद 2 आदमी इस तंबू में आए। चंपा और महारानी से बोले, तुम दोनों बाहर चलो। आज हमारे सरदार का हुक्म है कि सब औरतें मैदान में पेड़ों के नीचे बैठाई जाएं, जिससे मैदान की हवा लगे। ये कहकर दोनों बाहर सबको ले गए। सभी एक घने महुए के नीचे जाके बैठ गए। दोपहर दिन चढ़ आया था। एक बूढ़ी औरत जो कल भी एक औरत को लेकर आई थी, आज फिर एक जवान औरत लेकर आई जो कल आई हुई औरत से ज्यादा खूबसूरत थी। उस बुढ़िया को इस काफिले के सरदार ने अपने पास बैठाया और उस साथ लाई हुई औरत को उस जगह भेज दिया जहां सब औरतें बैठी थीं। सब औरतें शाम को उस तंबू में वापस लाई गईं। रात को खाने का सामान पहुंचा। महारानी और चंपा के सिवा सब ने खाया। उन दोनों औरतों ने तो खूब ही खाया जो नई आई थीं। रात बाहर चली गई थी। सन्नाटा हो गया। तंबू के चारों तरफ पहरा घूमने लगा। तंबू में चिराग जल रहा था। सब सो रहे थे, सिर्फ 4 औरतें जाग रही थीं, महारानी, चंपा और वो 2 औरतें जो नई आई थीं। 2 रात पहर बीत गई। अचानक उस तंबू को बहुत से आदमियों ने घेर लिया। शोरगुल की आवाज हो रही थी, मारो पकड़ो। बंदूक की आवाज कान में पड़ी। सब औरतों को यकीन हो गया कि डाका पड़ा है और लड़ाई हो रही है। खलबली मच गई। तंबू में जितनी भी औरतें थीं इधर उधर दौड़ने लगी। महारानी घबरा कर चंपा चंपा कहने लगी, मगर चंपा का कहीं पता न था। वे दोनों औरतें जो नई आई थीं आकर कहने लगी, चंपा निकल गई है, मगर घबराइए मत, हम सब आपके ही नौकर हैं। जिन्होंने डाका डाला है वो सब आपके ही गुलाम हैं। आपके वास्ते डोली आ रही होगी, मैं लेकर आता हूँ। ये कहकर दोनों ने रास्ता लिया। जिस तंबू में औरतें थीं उसके 3 तरफ आदमियों की आवाज कम हो गई। सिर्फ चौथी तरफ, जिधर बहुत से तंबू थे, लड़ाई की आहट मालूम हो रही थी। 2 आदमी जिनका मुंह कपड़े या नकाब से ढका हुआ था, डोली लिए हुए पहुंचे और महारानी को उस पर बैठाकर बाहर निकल गए। रात बीत गई। आसमान पर सफेदी दिखाई देने लगी। चंपा और महारानी तो चली गई, मगर सब औरतें उसी तंबू में बैठी हुई थी। डर के मारे सबका चेहरा जर्द हो गया। इतने में पन्ना लाल, राम नारायण और चुन्नी लाल एक डोली पर्दा पड़ा हुआ था लिए हुए उस तंबू के दरवाजे पर आए। डोली रख दी, अंदर गए, औरतों को देखने लगे। फिर पूछा, तुम लोगों में से 2 औरतें दिखाई नहीं देती, वे कहाँ गईं? किसी के मुंह से आवाज न निकली। पन्ना लाल ने कहा, डरो मत, हम लोग डाकू नहीं हैं। तुम लोग को छुड़ाने के लिए ही इतनी धूमधाम हुई है। बताओ वो दोनों औरतें कहाँ हैं? उसमें से एक औरत ने कहा,
2 नहीं बल्कि 4 औरतें गायब हैं। जो कल और परसों फंस के आई थीं, उनके साथ वो दोनों औरतें भी गायब हैं। दोनों में एक औरत ये कहकर चली गई कि आप डरिए मत, हम लोग आपके नौकर हैं, डोली लेकर आते हैं और आपको लेकर चलते हैं। इसके बाद एक डोली आई थी जिस पर वो चढ़कर चली गईं, और चौथी तो सबसे पहले ही निकल गई थी। पन्नालाल के होश उड़ गए। राम नारायण और चुन्नीलाल के मुंह की तरफ देखने लगे। हम दोनों तो महारानी को ढाढ़स देकर तुम्हारी खोज में डोली लेने चले गए थे। सीटी बजाकर तुमसे मुलाकात की और डोली लेकर आ रहे हैं। मगर ये कौन आया डोली लेकर जो महारानी को लेकर चला गया? चंपा तो पहले से ही गायब है। हम लोग जब औरत बने हुए इस तंबू में थे और लड़ाई हो रही थी, तब महारानी ने डर कर चंपा चंपा पुकारा था। तब भी उसका पता नहीं था। मामला क्या है? सब औरतें उस तंबू से बाहर निकल आईं। चारों तरफ खून ही खून था, लाशें ही लाशें थीं। बूढ़ा सरदार और उसका खूबसूरत लड़का जंजीरों से जकड़े हुए एक पेड़ के नीचे बैठे थे। 10 आदमी नंगी तलवार लिए उनकी निगहबानी कर रहे थे। सैकड़ों आदमी हाथ पैर बंधे दूसरे पेड़ों के नीचे बैठाए हुए थे। तंबू उजड़े पड़े थे। पन्नालाल ने कहा, देखो आजकल चुनारगढ़ की क्या दुर्दशा है। उधर महाराज फंस गए हैं, महारानी का पता लगा मगर ना लगने जैसा ही है। कोई उस्ताद हम लोगों को उल्लू बनाकर उन्हें ले गया। राम नारायण ने कहा, इतनी मेहनत किसी काम ना आई। किस मुश्किल से पता लगाया था, कैसी कैसी तरकीबों से 2 दिन तक इसी जंगल में इन्हें रोके रखा। दौड़ दौड़ के चुनारगढ़ में सेना सहित दीवान साहब को लाए, लड़े भिड़े, मगर क्या मिला? हार और शर्मिंदगी। चुन्नीलाल ने कहा, हम तो बड़े खुश थे कि चंपा भी हाथ आएगी, मगर वो तो आफत निकली। हम लोगों को कैसा पहचाना और बेबस करके धमाका से अपनी बेड़ी कटवा ली। बड़ी चालाक है, कहीं उसी का फसाद तो नहीं? पन्नालाल ने कहा, नहीं नहीं, चंपा महारानी को अकेला डोली में बैठा कर नहीं ले जा सकती। एक बहुत बड़े नाले जिसके चारों तरफ घना जंगल था, पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी के साथ तेज सिंह बैठे हुए थे। बगल में एक साधारण सी डोली रखी थी, पर्दा उठा हुआ था। एक औरत उसमें बैठी तेज सिंह से बातें कर रही थी। ये औरत चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त की रानी कलावती कुंवर हैं। पीछे की तरफ एक हाथ डोली पर रखे चंपा खड़ी थी। महारानी ने कहा, मैं चुनारगढ़ जाने में राजी नहीं हूँ। मुझे राज्य नहीं चाहिए। महाराज के साथ मेरा स्वर्ग है। अगर वो कैद हैं तो मेरे पैरों में बेड़ी डाल दो, मगर उनके चरणों में रखो। तेज सिंह ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि ज़रूर आप उस कैद खाने में जाइए जिसमें महाराज हैं। आप चुनारगढ़ जाइए, हम लोग हिफाजत से आपको पहुंचा देंगे। ज्योतिषी जी ने कई दफ़ा आपके पतिव्रत धर्म की तारीफ की है और कहा था कि महाराज की जुदाई में आपको बहुत दुख होता होगा। ये जानकर हम लोग आपको ले आए थे, नहीं तो केवल चंपा को ही छुड़ाने गए थे। अब आप कहिए तो चुनारगढ़ पहुंचा दें, और नहीं तो महाराज के पास ले चलेंगे, क्योंकि मेरे अलावा आप किसी और जरिए से महाराज के पास तो नहीं पहुंच सकती, और महाराज क्या जाने कब तक कैद रहें। महारानी ने कहा, तुम लोगों ने मेरे ऊपर बहुत दया की है। सचमुच मुझे महाराज से इतनी जल्दी मिलाने वाला कोई और नहीं है। तुम ही मिला दो, जितनी जल्द मिला सकते हो। मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। तेज सिंह ने कहा, इस तरह डोली में तो आप नहीं जा सकेंगी, मैं बेहोश करके आपको ले जा सकता हूँ। महारानी ने कहा, मुझे मंजूर है। तेज सिंह ने महारानी को सूंघने के लिए एक शीशी दी। महारानी बेखटके उसे सूंघकर बेहोश हो गई। ज्योतिषी जी ने कहा, इनको ले जाइए और उसी तहखाने में छोड़ आइए। जब तक आप ना आएंगे मैं इस जगह रहूँगा। चंपा चाहे तो विजयगढ़ चली जाए। हम लोग तो कुमारी चंद्रकांता की खोज में घूम ही रहे हैं, क्यों दुख उठाती है? तेज सिंह ने कहा, चंपा, ज्योतिषी जी ठीक कहते हैं, तुम जाओ, कहीं ऐसा ना हो फिर किसी आफत में आ जाओ। चंपा ने कहा, जब तक कुमारी का पता नहीं चलेगा मैं विजयगढ़ नहीं जाऊंगी। आप लोगों को मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। तेज सिंह ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। हम ये नहीं कहते कि हमने तुम्हें छुड़ाया है। हम लोग तो कुमारी चंद्रकांता को ढूंढते हुए यहाँ तक आए थे। उन्हीं की उम्मीद में वो बुर्दा फराशों के डेरे हमने देख लिए थे। कुमारी तो नहीं मिली, मगर महारानी और तुम फंसी हुई दिख गई। तुमको छुड़ाने की फिक्र हुई। तुम तो अपनी चालाकी से छूट गई थी। महारानी को हमने गायब किया। खैर, इन बातों को जाने दो। ये बताओ कि तुम घर जाओगी या क्या करोगी, कहाँ ढूंढोगी? ऐसा ना हो हम लोग कुमारी को खोज कर विजयगढ़ ले जाएं और तुम महीनों तक मारी मारी फिरती रहो। चंपा ने कहा, मैं ऐसी भी बेवकूफ़ नहीं, आप बेफिक्र रहें। तेज सिंह ने लाचार होकर चंपा को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया।